आज हम जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ सिस्मैक स्टूडियो। आज हम समझेंगे कि सिस्मैक स्टूडियो का पर्पस क्या है, ओमरॉन ने इसे क्रिएट क्यों किया और उसके अंदर क्या क्या एनवायरनमेंट है जो हमें बेनिफिट कर सकता है। पहली बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ओमरॉन ने फॉर ओमरॉन हार्डवेयर ओनली। इसमें कोई और कंपनी का हार्डवेयर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल उसकी लाइब्रेरी का लिंकिंग ओमरॉन ने इस्टेब्लिश करके आपको बेनिफिट के लिए दिया हुआ है। अब इस सॉफ्टवेयर को जो ओमरॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है विद वेरियस एस्पेक्ट्स इन अ सिंगल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स की ऑटोमेशन कंट्रोलर की लॉजिकल सीरीज, उसके एच एम आई विच इज़ एन एफ आई सीरीज फॉर विजुअलाइजेशन, उसके इनपुट आउटपुट के कपलर्स हो गए, चाहे वो इथरनेट हो या इथरकैट हो, वो विजन की सीरीज को सेफ्टी मोशन और मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें ना हाई लेवल एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। इंडिया में आज भी आइदर लो लेवल एप्लीकेशंस जिसको इंटीग्रेट करने के लिए सी पी वन ई या सी पी टू ई सीरीज यूज़ होती है ओमरॉन की, या फिर एन एक्स सीरीज यूज़ होती है हाई लेवल एप्लीकेशंस में जहाँ पे ओमरॉन का अच्छा खासा दबदबा है। वाई आई एम सेइंग दबदबा बिकॉज ओमरॉन ने ये मार्केट को काफ़ी एग्रेसिवली कैप्चर किया था इनिशियली। आज इंडिया में काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल है, लेकिन ओमरॉन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन मार्केट में काफ़ी अच्छे ज़्यादा टेस्टेड है और उसके प्रोग्राम इतने ज़्यादा फोकस ओरिएंटेड बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस कि वो बहुत ईज प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइजेशन टुवर्ड्स द ऑटोमेशन एप्लीकेशंस। ओके, आज अभी हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, उसके बारे में इंटीग्रेट कैसे करना है वो चीज़ समझ के लेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या ओवरव्यू है वो समझेंगे। जब भी हम सिस्मैक स्टूडियो ओपन करेंगे तो इसमें कुछ फंक्शंस हमें पूछेगा विच इंक्लूड्स कि आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है, कुछ इंपोर्ट करना है, कनेक्ट टू डिवाइस एंड वर्जन कंट्रोलर एक्सप्लोरर। अभी हम अगर कनेक्ट टू डिवाइस करेंगे तो इसमें हम शॉर्ट में समझ के लेते हैं। बेसिकली ये बना है ताकि ओमरॉन की जो भी हाई लेवल एप्लीकेशंस की हार्डवेयर है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। वाई आई एम सेइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे कि इसमें आप स्टार्टिंग के दो ऑप्शंस चेक कर पा रहे हैं विच इज़ वाया यूएसबी एंड ईथरनेट बट अ डायरेक्ट कनेक्शन। कोई भी हार्डवेयर को आइदर मुझे डायरेक्ट कनेक्शन करना है विद अ सिंगल वायर आइदर यूएसबी और इथरनेट, या फिर मुझे रिमोट कनेक्शन करना है वाया कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क जहाँ पे वो डिवाइस कनेक्टेड है और उस नेटवर्क से मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। आप ये एक मोटा मोटा आपको मैं आइडिया दे रहा था ये कनेक्ट टू डिवाइस के लिए। इस बारे में हम डिटेल में आगे की एक वीडियो में जाएंगे और डिस्कस करेंगे जहाँ पे इन केस अगर हमें कोई हार्डवेयर को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कैसे करना है, नेटवर्क में उसकी आईपी कैसे फाइंड करनी है, वो सारों के बारे में अलग वीडियो में हम समझेंगे और सीखेंगे। ये जो हार्डवेयर है ओमरॉन का, इसमें सिर्फ कंट्रोलर नहीं आता इस सॉफ्टवेयर में, इस सॉफ्टवेयर में ड्राइव्स भी आती है और सेफ्टी नेटवर्क कंट्रोलर भी आता है। बेसिकली अलग अलग सीरीज है जिसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय एक ही सिंगल एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट कर दिया है ओमरॉन ने। ओमरॉन का ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ईयरली चार्जेस पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और ये सब्सक्रिप्शन उसी को लेना चाहिए जिनका यूसेज इतना हो कि जहाँ पे उनको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उतनी इंटीग्रेट करनी है जहाँ पे उनको ईयरली सब्सक्रिप्शन बिकम्स अ रीजनेबल वैल्यू। ओके, वरना ये ट्रायल बेसिस पे 30 डे ट्रायल पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। अभी हम न्यू प्रोजेक्ट से अलाइन करते हैं। यहाँ पे ऑथर का नेम मैं डाल देता हूँ विच इज सत्यम। यहाँ पे आज हम इनिशियलाइज करना सीखेंगे, तो मैं टेस्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज अभी हम बना रहे हैं ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के लिए। जनरली आप एक चीज़ कोशिश कीजिए कि कमेंट प्रॉपर डालिए ताकि ये एक आपको मीडियम बनाएगा फ्यूचर इंटीग्रेशन के लिए इजी करना। क्योंकि ये चीज़ कैसी है कि आपको हर बार किसी प्रोग्राम को ओपन करने की बजाय इस कमेंट के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाता है कि उसके अंदर बना क्या है या उसके अंदर डला क्या है। अभी के लिए मैं कमेंट में यहाँ पे डालता हूँ चैप्टर 1 सिस्मैक स्टूडियो ट्यूटोरियल्स फॉर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे टाइप कुछ आते हैं विच इज स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, आईएजी प्रोजेक्ट। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मैं कोई लाइब्रेरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ खुद की,
ताकि वो फंक्शन ब्लॉक्स को मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकूं, तो मैं एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट यूज करूंगा, वरना मैं एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाऊंगा। आईजी प्रोडक्ट को हम फ्यूचर में समझेंगे, जब हम विजुअलाइजेशन रिलेटेड चीज़ों में जाएंगे तो वहाँ पे हम समझ के लेंगे। अभी हम कंसिडर करते हैं कंट्रोलर को अभी के लिए, विच इज NX1P2। इसका जो सबसे छोटा कंट्रोलर है दैट इज 9024 DT1 मैं यूटिलाइज करूंगा। बेसिकली DT और DT1 इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर द सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ PNP एंड NPN। अगर इसके बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि हम उसके ऊपर हार्डवेयर रिलेटेड भी वीडियो को इंटीग्रेट करके समझ पाए। बट अभी के लिए बस आप इतना समझ के लीजिए कि 9024 इज़ वन ऑफ द लोएस्ट मॉडल ऑफ NX1P2, जहाँ पे मुझे मोशन एप्लीकेशंस तो चलाने को मिलती है, लेकिन मैं उसे कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिंगल पोजिशन लूप में चला पाऊंगा। ओके, अभी हम वर्जन टॉप 1.6 ही कंसिडर करते हैं और क्रिएट करते हैं। ये सिस्मैक स्टूडियो जो बना है ये ऑन द बेसिस ऑफ कोडेसिस ही बना है। और ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो भी हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, वो इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है कि वो एक ही एनवायरनमेंट बनाकर उस मल्टीपल चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट कर सके, ताकि यूज़र बिकम सो फ्रेंडली विद दैट सॉफ्टवेयर कि कल को अगर कोई मेजरमेंट डिवाइस मुझे लेनी है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ कि मैं चाहूँगा कि वो ओमरॉन का ही हो। कल को अगर मुझे कोई विजन एप्लीकेशन लेनी है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो ओमरॉन का ही हो, ताकि सेम सॉफ्टवेयर के साथ लग जाए। तो यूज़र इवेंचुअली एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप करने के लिए कतराए या हेजिटेट करे, इस वजह से ये सॉफ्टवेयर को इतना यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है कि एक ही एनवायरनमेंट में मल्टीपल चीज़ें चल पाए। इसका बेनिफिट यूज़र को भी होता है, तो नो डाउट, बट अगेन वो रिटेंशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर की टैब्स है वो बहुत बेसिक्स है। अगर इसमें किसी को डाउट है या किसी को अगर इस बारे में डिटेल में जानना है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो आई विल बी इवेंचुअली मेकिंग अनदर वीडियो। बट अभी हम बेसिक बेसिक समझेंगे, जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें चीज़ें वो ज़्यादा ज़रूरी है पता होनी। इथरकैट पे अगर हम बात करें, तो ओमरॉन ने इथरकैट वन ऑफ द स्टैंडर्ड मीडियम बनाया है फॉर कम्युनिकेशन विद देयर स्लेव मीडियम। ये इथरकैट एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है विद रेफरेंस टू बैक ऑफ। लेकिन बैक ऑफ ने ये प्रोटोकॉल को इतना ओपन कर दिया है विद अ सर्टेन लाइसेंस फीस कि काफ़ी सारी कंपनीज ने इसको एक वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना लिया है। ओमरॉन के पास इथरकैट के अराउंड रिवॉल्व होने वाली काफ़ी चीज़ें हैं, चाहे वो कपलर यूनिट्स हो, चाहे वो स्लेव यूनिट्स हो, चाहे वो थर्ड पार्टी इथरकैट के एनकोडर्स हो। सारों को इंटीग्रेट करना वेरी इजी हो गया है ओमरॉन के कंट्रोलर्स के साथ विद यूज ऑफ इथरकैट मीडियम एंड इथरकैट लाइब्रेरीज। यहाँ पे हम सीपीयू रैक में अगर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने जो कंट्रोलर सिलेक्ट किया था विच इज़ NX1P2 9024 DT1, ये बेसिकली कंट्रोलर ही उसमें माउंटेड है। अगर मुझे इस रैक में कोई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड कर पाऊँगा। ये सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिसमें डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट्स, एनालॉग आउटपुट्स, फिर एनकोडर के कुछ कार्ड्स होते हैं, कहीं पे एडिशनल लोड के लिए कार्ड्स हो गए, लोड सेल लगाने के लिए, टेम्परेचर यूनिट्स के लगाने के लिए, आरटीडी के लिए लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अलग अलग आयुष के तौर पे मिलती है। वो कार्ड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कितना पावर कंजप्शन दैट कंट्रोलर कैन अफोर्ड। देखिए, हर एक हार्डवेयर को सिलेक्शन करने का एक तरीका है, चीज़ें समझनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, तो आपने हार्डवेयर तो इसमें डाल दिया, इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन इनपुट आउटपुट में सप्लाई भी आनी ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसमें कोई एक कार्ड ऐड करोगे, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि पावर सप्लाई के लिए आपने एक पीडी कार्ड डाल रखा है, ताकि उस इनपुट आउटपुट कार्ड में सप्लाई आ रही है। तो ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर हार्डवेयर, जो कि आपकी एप्लीकेशंस के साथ भी सूट हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आपकी एप्लीकेशंस के साथ भी सूट हो इन टर्म्स ऑफ आपकी ड्यूरेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। चलिए, इसको अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी कंट्रोलर में अगर हम बात करें, तो काफ़ी चीज़ें जो रिवॉल्व करती है, वो रिवॉल्व करती है अराउंड द कम्युनिकेशन मीडियम।
जो बाय डिफ़ॉल्ट ईथरकैट होता है स्लेव के लिए, वैसे ही ईथरनेट होता है टू कम्युनिकेट बिटवीन कंट्रोलर एंड लैपटॉप, यानी जो प्रोग्राम करने के लिए लैपटॉप यूज़ हो रहा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है, जो ओमरॉन के ऑलमोस्ट सारे कंट्रोलर्स में डिफ़ॉल्ट आईपी आता है, विच इज़ 192.168.250.1। अब इसमें गेटवे हमें डालना है और आईपी हमें डालना है जो हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 192.168 को 3.31 पे ले जाता हूँ और .1 को मैं 100 पे ले जाता हूँ। जो मेरा गेटवे होगा यहाँ पे होगा 192.168.31.1। ओके, तो ये हो गया मेरा आईपी विच इज़ 31.100। एक प्रोग्राम में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को राइट साइड में टूल बॉक्स अवेलेबल होगा, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइज्ड सबसेट्स बनाए गए हैं, ताकि हमें हर बार कन्वर्ट करने के लिए कोई लॉजिक कॉल ना करना पड़े या कोई लॉजिक बिल्ड ना करना पड़े। ये बिल्ड टैब है, जब हम कोई भी टैब कोई भी हम लॉजिक बनाते हैं और उस लॉजिक को बनाने के बाद हमें कंपाइल करते हैं, तो उसके एरर्स क्या जनरेट हुए हैं वो दिखाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम एक एनो एलिमेंट डालते हैं। एनो एलिमेंट का हम अभी के लिए, जैसे अब मैंने आपको कहा था टैगिंग, टैगिंग का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे स्टार्ट बटन बनाना है, तो मैंने स्टार्ट बटन ही लिख दिया। मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अभी कि भाई 10.00 स्टार्ट बटन है। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक एड्रेस देते थे 10.00 स्टार्ट बटन है, उसको कमेंट में लिखते थे स्टार्ट बटन। अब कमेंट से हम पहचानते थे कि ये स्टार्ट बटन है। अब मुझे नहीं पहचानने की ज़रूरत है, मैं नाम ही इसका स्टार्ट बटन दे रहा हूँ, जो कि एक वेरिएबल है। और वो वेरिएबल मैंने एक बार असाइन कर दिया, तो अब मुझे स्टार्ट बटन ही टाइप करके उसे कॉल करना है, चाहे मैं फाइंड में जाऊँ, चाहे मैं उसको सर्च में जाऊँ। ठीक है, अब स्टार्ट बटन को मैंने किया, अब ये स्टार्ट बटन कॉल हो गया। अब मुझे एक लैंप जलाना है, तो मैंने आगे बोल दिया ये लैंप है, ये लैंप 01 है जिसको मुझे ऑन करना है। मुझे ऑन करने के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया। अब जब मैं इसको स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ और लैंप ऑन हो रही है, लेकिन अब अगर मुझे एक और स्टार्ट बटन दबाना है जिससे लैंप 2 ऑन हो लेकिन लैंप 1 ऑफ हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन 02, इधर मैं एक ही रंग में हम काम करेंगे ताकि नंबर ऑफ रंग्स ना बढ़े। ओके, सो पी ऑन इज बेसिकली पावर ऑन। ये जनरली तब यूज़ किया जाता है कि जब आपको फ्यूचर में पावर ऑफ करके वो रंग को ऑफ करना हो तो आप इजीली कर पाए। तो मैं इसे जनरली तब यूज़ करता हूँ कि जब मुझे एक ही रंग में मल्टीपल लॉजिकल फ्रेम्स बनाने होते हैं और ये लॉजिकल सीक्वेंस मुझे एक ही रंग में चाहिए, तब मैं इसको जनरली यूज़ करता हूँ। मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ, अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है या उससे रिलेटेड आपको अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि रंग का मतलब क्या होता है, एनो एलिमेंट क्या होता है, एनसी एलिमेंट क्या होता है, आउटपुट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड है। इनकेस अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए उस चीज़ के लिए, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए ताकि उसके लिए मैं एक बेसिक वीडियो से शुरू कर सकूँ। ओके, सो नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। पी ऑन मैंने यहाँ पे किया है, स्टार्ट बटन किया और एक लैंप लगाया। अब मैं जैसे ही स्टार्ट बटन 2 दबाऊँ तब मेरा लैंप 2 ऑन होना चाहिए, लेकिन मेरा लैंप 1 ऑफ हो जाना चाहिए। तो मैंने एक एनसी एलिमेंट डाला और स्टार्ट बटन 2 कर दिया। अभी देखिए आप कि मैंने स्टार्ट टाइप ही किया है और मुझे सामने से एक रेफरेंस उसने दिखा दिया कि आप स्टार्ट बटन 1 को कॉल करना चाह रहे हैं, स्टार्ट बटन 2 को कॉल करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग इतनी आसान हो जाती है कि यूज़र गेट रिटेंटेड, उसका एक रिटेंशन रेट बढ़ जाता है कि भाई एड्रेस मैपिंग के थ्रू, टैगिंग के थ्रू उसके लिए कितना आसान हो गया ये समझना, सोचना कि उसको एड्रेस याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कमेंट्स के पीछे दौड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ इसमें एक चीज़ समझिए कि भाई आपने तो ये कंट्रोलर को कॉल कर लिया है, लेकिन अब ये
कोई एरर डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज़ को कैसे समझेंगे? तो उसको हमें, कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसको हमें कंपाइल करना ज़रूरी है। अभी हम रीबिल्ड करते हैं। ओके, a variable not registered in the variable table exist, register it by right clicking the variable and selecting। अभी देखिए इसमें एक एरर उसने बताया, उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन दिया। ये सारे प्लेटफॉर्म्स की है ना एक बात जो बहुत काबिल तारीफ होती है कि दे सजेस्ट यू कि क्या नहीं है और क्या चीज़ आपको करनी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, गो टू वेरिएबल टेबल जाऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल है, तो अब मुझे वो रजिस्टर करना है सिर्फ। वेरिएबल को ओके, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि उस वेरिएबल को ही निकाल दिया, डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने के बाद बुलियन किया है, इसको भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ 01A, ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन रहे। अब मैं वापस से रीबिल्ड करता हूँ। ओके, पी ऑन में एरर आ रहा है, पी ऑन मेरी तरफ से गलत टाइप हुआ था। ओके, नाउ एरर इज क्लियर, रीबिल्ड। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन 01A है, स्टार्ट बटन 02A है। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन 01A दबाऊंगा और 2 वाला ऑफ रहेगा तो लैम्प 1 ऑन होगा, लेकिन जैसे ही मैंने 2 ऑन किया तो लैम्प 1 ऑफ हो जाएगा क्योंकि लैम्प 2 ऑन है। तो ये लॉजिक में क्या होगा कि लैम्प 2 ऑन तभी होना है जब मैं सेकंड बटन दबाऊंगा, लेकिन जब सेकंड बटन ऑफ है तभी लैम्प 1 ऑन कर सकते हो, वरना ऑन ही नहीं कर पाओगे। तो लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। अभी के लिए हम इसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने से पहले हम टास्क सेटिंग्स में जाएंगे एक बार और ये चेक कर लेंगे कि ये एडिड है या नहीं है। प्रोग्राम ज़ीरो एडिड है। इससे बेसिकली ये टास्क सेटिंग्स में क्या होता है कि अगर मैं ये टास्क सेटिंग्स में वो प्रोग्राम को नहीं ऐड रखूँगा तो मेरे प्रोग्राम की रंग में पावर ही नहीं आएगी। इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो अगर मेरा कोई स्विच है तो स्विच में पावर अगर आएगी तभी वो आगे आउटपुट तक जाएगी। अगर यहाँ पे पावर ही नहीं है तो आगे आउटपुट तक पावर नहीं जाने वाली है। तो यही लॉजिक पे टास्क में हमें मेक श्योर करना है कि हमारा प्रोग्राम का जो एड्रेस है या प्रोग्राम का जो नेम है वो उसमें एडेड होना चाहिए। ओके, अब हम सिमुलेट में रन करते हैं। ये बेसिकली बिल्ड करता है सिमुलेशन में डालने से पहले। ये सारे सॉफ्टवेयर्स में है ना, एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि इनमें सिमुलेशन में आप काफ़ी चीज़ें सिमुलेट कर पाते हो, लेकिन आपको उस हिसाब का लैपटॉप में कंप्यूटर हार्डवेयर भी पे भी खर्चा करना पड़ेगा ताकि आपको वो स्पीड मिले। क्योंकि ये सारे हार्डवेयर है ना जीपीयू भी खाते हैं और प्रोसेसर और रैम तो अच्छे से खा ही रहे होते हैं। और ये चीज़ें ज़रूरी भी है क्योंकि जब आप एक छोटा सा लॉजिक में चेंज कर रहे हैं और आपको प्रोग्राम साइज़ बड़ा है तो उस केस में आप सिमुलेशन में कंफर्म कर सकते हैं बिफोर हैंड, सो दैट आफ्टर डाउनलोडिंग इन पीएलसी आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर डाउनलोड करने में कुछ गड़बड़ हो तो इट कैन इवेंचुअली लीड टू एन एक्सीडेंट और वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ओके, तो ये सिमुलेट हो चुका है। सिमुलेट करने के बाद अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो अभी जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो मेरे पास दो ऑप्शन आए, ट्रू एंड फॉल्स का।
ट्रू करेंगे तो लैंप वन ऑन हो रहा है, फॉल्स करेंगे तो लैंप वन ऑफ हो जाएगा। जब मैं स्टार्ट बटन 2 को ऑन करूंगा तो लैंप 2 ऑन होएगा, और फॉल्स करूंगा तो लैंप 2 ऑफ हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऑन किया है स्टार्ट बटन 2 को, तो अगर मैं स्टार्ट बटन 1 को ऑन भी करता हूँ तो भी वो ऑन नहीं होगा। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। ये सिर्फ सिंपल लॉजिक बनाया ही इसलिए था इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये टैग बेस्ड प्रोग्रामिंग कितनी आसान, कितना कंफर्ट एक यूज़र को देती है, ताकि हम कोई भी लॉजिक फ्रेम करते हुए हम कहीं पे फंसे नहीं, हम कहीं पे अटके नहीं, हम कहीं पे कंफ्यूज ना हो। ओके, तो सिमुलेशन में आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ किया जा सकता है या कैसे लॉजिक्स फ्रेम किए जा सकते हैं। अभी हम सिमुलेशन मोड से हटते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इसका जो प्रोग्राम फाइल है मैं कोशिश करूँगा गूगल ड्राइव में अपलोड करने की और आपको एक लिंक देने की, ताकि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकें। वरना इसमें कुछ अभी तो रॉकेट साइंस नहीं है। फ्यूचर में जैसे ही हम कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ का कंफर्ट आएगा कि आप वो प्रोग्राम के सोर्स फाइल से समझ सको। बट अभी के लिए लेट मी साइन यू ऑफ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम जानेंगे इसके आगे के और नई चीज़ें अगले वीडियो में। बाय बाय।